How are you all? I hope you all are doing great and doing studies at your home. So today we will discuss the chapter 2 फेडरलिज्म. ठीक है. फेडरलिज्म का हिंदी वर्ड अगर हम बोलें हिंदी मीनिंग तो इसका मतलब होता है संघवाद. अब ये जो फेडरलिज्म वर्ड है ये कहाँ से डिराइव होता है? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड फोडस. ठीक है. ये कहाँ से डिराइव होता है? वर्ड फोडस, जिसका मतलब होता है विच मीन्स कंपैक्ट और एन एग्रीमेंट. राइट. ठीक है. फेडरलिज्म वर्ड कहाँ से ऑब्टेन हुआ है? डिराइव्ड हुआ है फोडस, जिसका मतलब क्या होता है? विच मीन्स कंपैक्ट और एन एग्रीमेंट. सो व्हाट इज अ फेडरलिज्म? फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसमें की पावर्स जो है वो डिवाइड की जाती हैं, इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री. फेडरलिज्म मीन्स अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री. अब फेडरलिज्म के दो लेवल्स होते हैं. फेडरलिज्म के दो लेवल्स हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. ये दोनों जो लेवल हैं गवर्नमेंट के, दे एंजॉय देयर इंडिपेंडेंट पावर्स. ठीक है. दोनों की अपनी अपनी एक इंडिपेंडेंट पावर्स हैं. ठीक है. अब हमारे दो लेवल हैं. दोनों लेवल्स जो है दे एंजॉय देयर इंडिपेंडेंट पावर्स. अब क्या है? वन इज द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री. ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये पूरी कंट्री के लिए हुआ. दैट इज जो मेनली किस लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? बहुत सारे कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इसका फिनेंस हो गया, डिफेंस हो गया, है ना. ये सारे इससे रिलेटेड हो गया. और जो हमारा गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल है इसमें और अदर सब्जेक्ट्स इंक्लूड हो जाएंगे, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ द स्टेट, राइट. और हमारा एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ये इससे रिलेटेड हो गया. तो दीज आर द टू लेवल्स ऑफ फेडरलिज्म. तो हम फेडरलिज्म को क्या रेफर कर सकते हैं? फेडरलिज्म रेफर्स टू द मिक्स्ड और कंपाउंड मोड ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें क्या क्या आ सकते हैं? हमारे सेंट्रल हो गया, स्टेट हो गया, हमारा लोकल गवर्नमेंट्स हो गई, अदर टेरिटोरियल यूनिट्स हो गई, उसके आगे सब यूनिट्स हो गई. तो ये क्या है? डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन अ सेंट्रल एंड अ स्टेट अथॉरिटी. ठीक है. नाउ वी विल लर्न अबाउट द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. ठीक है. इसकी फर्स्ट फीचर क्या है? दैट इट हैज टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है. इसकी सेकेंड फीचर क्या है? जो हमारे डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैं दैट गवर्न्स द सेम सिटीजन. ये जो है ये जो लेवल्स हैं वो सेम सिटीजन्स को गवर्न कर रहे हैं, बट जो इनकी अपनी जुरिस्डिक्शंस पावर्स हैं, जो भी मैटर्स हैं, वो दोनों के क्या हैं? अलग अलग हैं. एंड इट हैज़ इट्स ओन जुरिस्डिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, right, taxation and administration. right. मतलब ये जो डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, दे गवर्न द सेम सिटीजन. लेकिन जो हर जो लेवल है इट हैज़ इट्स ओन जुरिस्डिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, taxation and administration. Now the third feature is कि जो भी ये जो लेवल्स हैं गवर्नमेंट के, इनकी अपनी जो जुरिस्डिक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पेसिफाइड है. जुरिस्डिक्शन स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. जो भी इनके जुरिस्डिक्शन है ईच लेवल के वो स्पेसिफाइड है किसके अंदर? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. राइट. ठीक है. नाउ
अब फोर्थ इसकी फीचर क्या है, जो भी फंडामेंटल प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के, दैट कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज बाय द लेवल ऑफ अ गवर्नमेंट। मतलब अगर इसके प्रोविजंस में कोई चेंज करना हो तो वो यूनिलेटरली आप चेंज नहीं कर सकते, इट शुड बी चेंज बाय विद द ओपिनियंस ऑफ एवरीवन, मतलब उनकी सहमति होनी बहुत ज़रूरी है। तो वी कैन नॉट चेंज एनी प्रोविजंस यूनिलेटरली, cannot change any provision related to law unilaterally, मतलब सिंगल वो इसको चेंज नहीं कर सकते, राइट। नाउ द नेक्स्ट फीचर इज, जो कोर्ट्स हैं दे हैव अ पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट भी कर सकते हैं, एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में भी वो इंटरप्रेट कर सकते हैं। मीन्स अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो हाई कोर्ट, जो हाईएस्ट कोर्ट होता है, वो एज एन एम्पायर एक्ट करेगा, ठीक है, बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। सो इसमें हमने क्या पढ़ा कि कोर्ट्स को क्या होती है, पावर होती है टू इंटरप्रेट, कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एट द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, और जो हाईएस्ट कोर्ट होगा वो एज एन एम्पायर एक्ट करेगा। नाउ द नेक्स्ट फीचर इज, जो भी इसके सोर्सेज ऑफ रेवेन्यूज होते हैं वो ऑलरेडी जो है वो क्लियरली स्पेसिफाइड किए जाते हैं, सो दैट टू इंश्योर इट्स फिनेंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है। मतलब जो भी इसके हमें जो भी लेवल्स हैं, सेंट्रल लेवल है, स्टेट लेवल है, जो भी इसके सोर्सेज हैं रेवेन्यू के, वो क्लियरली स्पेसिफाइड किए जाएंगे, सो दैट टू इंश्योर इट्स फिनेंशियल ऑटोनॉमी, राइट। नाउ द लास्ट फीचर ऑफ फेडरलिज्म इज, जो फेडरल सिस्टम है उसके इसके ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स हैं, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ कंट्री, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ कंट्री, ठीक है। फेडरल सिस्टम के ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स हैं, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ कंट्री, while at the same time accommodate regional diversity, accommodate regional diversity, ठीक है। Now we will learn about the difference between unitary and federal system, ठीक है। अब यूनिटरी में क्या होता है, there is only one level of government, इसमें सिर्फ एक ही लेवल होगा गवर्नमेंट का, ठीक है, एंड आगे इसकी क्या होंगी, सब यूनिट्स होंगी। देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंड सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी इसकी सब यूनिट्स होंगी दैट दे आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। फेडरल सिस्टम में क्या है, देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जो भी हमने पढ़ा, ठीक है। इसमें सेकेंड पॉइंट क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स टू द लोकल गवर्नमेंट और प्रोविजनल गवर्नमेंट, कोई भी आगे जो उसके नीचे गवर्नमेंट होगी वो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास कर सकता है। लेकिन फेडरल सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट पास देयर ऑर्डर्स, क्योंकि उनके पास अपनी अपनी इंडिपेंडेंट पावर्स ऑलरेडी हैं। नाउ द थर्ड पॉइंट इज, सेंट्रल गवर्नमेंट इज सुप्रीम and the administrative divisions exercise only powers that the central government has delegated to them, ठीक है। Their powers may be broadened and narrowed by the central government। और इसमें क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी खुद की पावर होगी, विच इज सो दैट इट इज़ नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि वो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आंसरेबल नहीं है, राइट। नाउ द डिफरेंट रूट्स थ्रू विच फेडरेशंस कैन बी फॉर्म। अब ऐसे कौन से डिफरेंट रूट्स हैं जिसके थ्रू फेडरेशन जो है वो फॉर्म होती है। इसके लिए 2 एस्पेक्ट जो है वो बहुत क्रूशल है, 2 एस्पेक्ट्स आर क्रूशल फॉर द इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है। अब वो 2 क्या है, एक तो है म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट लेवल्स एंड agreement to live together, and agreement
trust between the different levels of government and agreement to live together. ठीक है, अब ये जो इसके there are two kinds of routes जिसके थ्रू फेडरेशन जो है वो फॉर्म्ड होती है, ठीक है, थ्रू विच फेडरेशंस कैन बी फॉर्म, राइट। हमारा फर्स्ट रूट क्या है? फर्स्ट रूट है जिसमें इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर एंड ऑन देयर ओन एंड फॉर्म अ बिगर यूनिट, ठीक है, वो आते हैं टुगेदर एंड दे फॉर्म अ बिगर यूनिट। दिस काइंड ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन इज फॉर्म्ड इन द यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। कौन सी हमने पढ़ी है रूट? कमिंग टुगेदर, ठीक है। इसमें क्या होता है? इंडिपेंडेंट स्टेट जो है दे कम टुगेदर एट देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट, और दिस टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म इज फाउंड इन यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। अब जो सेकेंड रूट है इसमें क्या है? इसमें लार्ज कंट्री जो होती हैं दे डिसाइडेड टू डिवाइड देयर पावर्स बिटवीन द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। जो हमारे बड़े स्टेट्स होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी पावर्स को डिवाइड कर देते हैं, मतलब स्टेट्स को पावर्स, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूट्स को, स्टेट्स को पावर्स दे देते हैं। कई स्टेट्स के पास ज़्यादा पावर होती है, किसी के पास कम होती है, ठीक है। दिस काइंड ऑफ जो ये तो था कमिंग टुगेदर, ये है होल्डिंग टुगेदर। सेकेंड कौन सा रूट है? होल्डिंग टुगेदर। दिस टाइप ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म कहाँ पे फाउंड होती है? मोस्टली इंडिया में, बांग्लादेश, बेल्जियम में एंड स्पेन में, ठीक है। दिस टाइप ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म इज मोस्टली फॉलोड इन इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम, ठीक है। ये वाली कंट्रीज में फॉलो होती है, राइट। नाउ प्लीज हैव अ लुक एट द रीजन। Is a system in which the governmental power is divided between a central authority and its various constituent units. For example, Belgium has a federal form of government, whereas countries like Sri Lanka and the UK have a unitary system of government. Under a unitary system, there is only one level of government. There may be sub-units like state governments, but they are under the absolute subordination of the central government. Under the federal system, there are two or more tiers or levels of government. The central government, the state government, and as an exception in India, a third tier or local self-government. However, in federalism, each tier has its own jurisdiction in specific matters of legislation, taxation, and administration. Jurisdiction is the legal authority and can be defined in terms of geographical area. Federalism provides constitutional guarantees for the existence and authority of each tier of government. In addition, the basic provisions of the Constitution cannot be unilaterally changed by one tier of government. Such changes require the approval of both tiers of the government. Every level is free in its own way to impose taxes and raise funds through remunerative enterprises. However, the sources of revenue for each tier are also clearly specified. An independent judiciary is the very essence of federalism. The courts have the power to interpret the Constitution and the powers of the different tiers of government. The highest court of the land acts as an arbitrator in case of a dispute between different tiers of government. Federalism has the dual objectives of promoting unity of the country and recognizing regional diversity by way of mutual trust and agreement of living together. तो अभी आपने ये देखा कि हमने जो जो पढ़ा वो सेंट्रल और स्टेट लेवल पे जो फेडरलिज्म कैसे डिवीजन की जाती है, उनका जुरिस्डिक्शन के सेंट्रल को और उसको स्पेसिफाइड कर दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो अब हम पढ़ेंगे व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, ठीक है। ऑल द फीचर्स ऑफ फेडरल सिस्टम, जितनी भी फीचर्स हैं फेडरल सिस्टम की वो सारी अप्लाई होती हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन में,
ठीक है, दैट ऑल अप्लाई टू द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज अ थ्री फोल्ड distribution of legislative powers between the union government and the state government, right? अब इसके अंदर 3 लिस्ट प्रोवाइड की गई है। फर्स्ट वन इज यूनियन लिस्ट, सेकेंड वन इज स्टेट लिस्ट एंड थर्ड वन इज कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, ये 3 लिस्ट इसके अंदर प्रोवाइड की गई है। अब फर्स्ट लिस्ट कौन सी है? यूनियन लिस्ट। इट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। इसके अंदर कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं नेशनल इंपॉर्टेंस के? जैसे डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, बैंकिंग हो गया, आपका कम्युनिकेशंस हो गया, करेंसी हो गया, ये सब किसके अंदर आता है? यूनियन लिस्ट के अंदर आता है। इसके अंदर ये सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं। जो यूनियन गवर्नमेंट है दैट मेक्स, यूनियन गवर्नमेंट अकेले खुद ही अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन दिस लिस्ट। जो भी सब्जेक्ट इस लिस्ट के अंदर मेंशन होंगे, यूनियन लिस्ट उसको अकेले ही उससे रिलेटेड जितने भी लॉज हैं वो बना सकती है, राइट? नाउ द स्टेट लिस्ट कंटेन्स सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इम्पोर्टेंस, जैसे कि पुलिस हो गया, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन एक्सेट्रा। इसमें स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक द लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन दिस लिस्ट। इसमें जो जो मेंशन होंगे सब्जेक्ट्स वो उससे रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट अलोन जो है वो रूल्स बना सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कॉन्करेंट लिस्ट की। किसकी बात करेंगे? कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं? इट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, इट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, दोनों के जो कॉमन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स होंगे वो इसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे। इसमें जैसे पहले हम इंक्लूड करेंगे एजुकेशन, फिर हम इंक्लूड करेंगे जैसे ट्रेड यूनियंस हो गए, मैरिजेस हो गई और आपका फॉरेस्ट हो गया, ये सारे इसके अंदर आएंगे कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। ठीक है, इसमें क्या है? बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द कॉन्करेंट लिस्ट। अब जो भी कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट्स मेंशन होंगे वो उससे रिलेटेड कोई भी जो लॉज हैं वो यूनियन गवर्नमेंट भी बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। बोथ आपस में कंसिडर करके इसमें लॉज बना सकते हैं, राइट? और अगर ऐसा हो कि जो लॉज दोनों ने बनाए हैं अगर उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, द लॉज कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, तो जो लॉ हमारी यूनियन गवर्नमेंट ने बनाया होगा उसको कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है तो जो लॉ यूनियन गवर्नमेंट ने बनाया होगा वो कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, नाउ वी विल लर्न अबाउट हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, कैसे इंडिया में फेडरलिज्म प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, जो हमारे फेडरलिज्म की रियल सक्सेस है इन इंडिया, इट इज़ एट्रीब्यूटेड टू इट्स नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। ठीक है, अब हम कुछ ऐसे वेज पढ़ेंगे जिससे कि फेडरलिज्म जो है वो इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, लैंग्वेज पॉलिसी एंड सेंटर स्टेट रिलेशंस। राइट, अब फर्स्ट वन हमारा आता है लिंग्विस्टिक स्टेट्स। द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स was the first and a major test for democratic politics in India. ठीक है, 1947 से 2017 तक कई ऐसे स्टेट्स थे, ओल्ड स्टेट्स थे जो बिल्कुल वैनिश्ड हो गए थे। ठीक है, और कई जो न्यू स्टेट्स हैं वो क्रिएट हो गए थे, कई एरियाज क्रिएट हुए, बाउंड्रीज क्रिएट हुई। ठीक है, और कई स्टेट्स के नेम चेंज हो गए। तो some states have been formed of the people who spoke the same languages. कई ऐसे स्टेट फॉर्म हुए जो क्या करते थे? सेम लैंग्वेजेस बोलते थे। Now these states are known as the linguistic states. उन्हीं स्टेट्स को हम क्या बोलते हैं? linguistic states. ठीक है, लैंग्वेज पॉलिसी।
A second test for Indian federalism is the language policy. अब कैसे एक फेडरलिज्म का जो सेकेंड टेस्ट होना था वो क्या था हमारा लैंग्वेज पॉलिसी. ठीक है, अब आपको सबको पता है हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, लेकिन हिंदी के बजाय देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेस ऑल्सो दैट आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ शेड्यूल्ड लैंग्वेज. ठीक है, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. इसके अलावा हिंदी के अलावा ऐसी 21 अदर लैंग्वेजेस भी हैं दैट आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. राइट, स्टेट्स की भी अपनी एक ऑफिशियल लैंग्वेज होती है. ठीक है, एंड लुक अप एंड द गवर्नमेंट वर्क टेक प्लेस इन दैट ऑफिशियल लैंग्वेजेस. ठीक है, जो भी कंसर्न स्टेट की अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो उसी उसमें काम करती है. ठीक है, अब हमारा आता है सेंटर स्टेट रिलेशन. Restructuring the center-state relation is one more way to which federalism has been strengthened in practice. ठीक है, कि कैसे ये वाला जो सेंटर स्टेट रिलेशन का मेथड है ये एक अनदर वेज है जिससे कि फेडरलिज्म हैज़ बीन स्ट्रेंथन्ड इन प्रैक्टिस. इफ़ नो सिंगल पार्टी गेट अ क्लियर मेजॉरिटी इन द लोकसभा, अगर कोई भी सिंगल पार्टी एक क्लियर मेजॉरिटी नहीं गेन कर पाती है इन द लोकसभा, द मेजर नेशनल पार्टीज कैन अलायंस विद मेनी पार्टीज इंक्लूडिंग द सेवरल रीजनल पार्टीज टू फॉर्म अ गवर्नमेंट एट द सेंटर. ठीक है, इससे क्या होगा, एक नया कल्चर क्रिएट होगा पावर शेयरिंग का एंड रिस्पेक्ट का फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, दिस लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द स्टेट गवर्नमेंट. राइट, नाउ वी विल लर्न अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया. नाउ व्हाट इज दैट डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया? जब हम सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से पावर ले लेते हैं, when the power is taken away from the central and the state government and it is given to the local government, that is called decentralization. When power is taken away from the central government and the state government and given to the local government, that is called decentralization. अब इसके पीछे बेसिक आइडिया क्या होता है? The basic idea behind decentralization is that कई ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, कई ऐसे इश्यूज होते हैं जो कि इस लेवल पे नहीं सॉल्व हो पाते और लोकल लेवल पे ज़्यादा अच्छे से सॉल्व हो पाते हैं, सेटल हो पाते हैं. ठीक है, लोकल पीपल कैन ऑल्सो डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग. जो इसमें जो है लोकल पीपल भी वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में. इसमें क्या है, जो एक मेजर स्टेप है टूवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन वॉज टेकन इन 1992. एक मेजर स्टेप लिया गया था डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड टूवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन इन 1992. द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव. राइट, अब इसके क्या क्या फीचर्स हैं, इस 3 टायर की जो अडॉप्ट किया गया इसके क्या क्या फीचर्स हैं. राइट, इसकी फर्स्ट फीचर तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी किया गया, ज़रूरी किया गया कि जो रेगुलर इलेक्शंस करवाने हैं टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़. ठीक है, फर्स्ट फीचर क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी किया गया टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़. इसकी सेकेंड फीचर क्या है, दैट सीट्स आर रिजर्व टू द in the elected bodies and the executive heads of these institutions for the scheduled caste. ठीक है, जो भी हमारी सीट थी वो रिजर्व की गई किसके लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए. शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल ट्राइब्स हो गई और जो भी अदर बैकवर्ड क्लास है उनके लिए भी सीट्स को रिजर्व किया गया. ठीक है, अब लास्ट क्या है, एटलीस्ट जो है 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन. मतलब नियर अबाउट 1/3 पोजीशन जो है वो किसके लिए रिजर्व की गई, वुमेन्स के लिए रिजर्व की. ठीक है, फर्स्ट फीचर तो क्या हुआ कि ये मैंडेटरी किया गया कि रेगुलर इलेक्शंस होंगे. सेकेंड फीचर क्या है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए सीट रिजर्व की गई. और थर्ड फीचर क्या है कि एटलीस्ट 1/3 ऑफ द पोजीशंस वाज रिजर्व फॉर वुमेन्स. राइट, और इसमें क्या है
एक स्टेट इलेक्शन कमीशन क्रिएट किया गया इन ईच स्टेट टू कंडक्ट द पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शंस। म्यूनिसिपल और पंचायत इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए एक स्टेट इलेक्शन कमीशन को क्रिएट किया गया। ठीक है, जो स्टेट था, स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके लिए ज़रूरी किया गया कि वो अपनी पावर्स को, अपने रेवेन्यू को लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ शेयर करें। एंड द नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, और ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक वेरी करता था। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ेंगे पंचायती राज सिस्टम। राइट नाउ वी विल लर्न अबाउट पंचायती राज सिस्टम। जो हमारी रूरल लोकल गवर्नमेंट होती है, हम उसको और क्या भी बोलते हैं, पंचायती राज। हर विलेज में एक ग्रुप ऑफ विलेजर्स होता है। ईच विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेजेस इन सम स्टेट्स, जो भी स्टेट्स के अंदर विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेजेस होता है, हैज़ अ ग्राम पंचायत। उनकी अपनी क्या होती है, ग्राम पंचायत होती है। दिस इज अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स, ऑफन जिसको हम क्या बोलते हैं, पंच, एंड अ प्रेसिडेंट और अ सरपंच, जिसको हम प्रेसिडेंट, जिसमें कौन कौन होते हैं, पंच, सरपंच, प्रेसिडेंट। ठीक है, they are directly elected by all the adult population living in a village। और इसको कौन इलेक्ट करता है, जो भी विलेज में रह रहे होते हैं लोग, जो जिन्हें ये राइट होता है वोट करने का, वो इसको इलेक्ट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, वार्ड बोलते हैं। नाउ ग्राम पंचायत इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर ईच विलेज। हर विलेज का जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है वो कौन होता है, ग्राम पंचायत। राइट, अब ये जो पंचायत काम करती है वो किसके सुपरविजन में काम करती है, इट वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा। ठीक है, जो भी वोटर्स होते हैं विलेज के अंदर आर इट्स मेंबर्स, वो सारे क्या होते हैं, इसके मेंबर्स होते हैं। एंड इट हैज़ टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर टू अप्रूव द स्मॉल, जो इनका एनुअल बजट होता है उसको अप्रूव करने के लिए ग्राम पंचायत का, एंड टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत, और उनकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करने के लिए। ठीक है, जब ग्राम पंचायत इकट्ठे होती है, व्हेन ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर, तो वो क्या बनाती है, एक समिति बनाती है जिसको बोलते हैं पंचायत समिति, और मंडल भी बोलते हैं। ठीक है, जो इसके मेंबर्स होते हैं, द मेंबर्स ऑफ पंचायत समिति जो होते हैं वो कौन, वो दे आर इलेक्टेड बाय द पंचायत मेंबर्स इन दैट एरिया। वहाँ के पंचायती मेंबर्स के द्वारा ये इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, ऑल द पंचायत समिति और मंडल इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जिला परिषद। जो भी सारे इसके मेंबर्स होते हैं पंचायत समिति के और मंडल के, वो क्या बनाते हैं, एक जिला परिषद बनाते हैं। जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के, मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, एमएलएज और कई अदर ऑफिशियल्स जो भी होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वो क्या होते हैं, इसके मेंबर्स होते हैं, किसके, जिला परिषद। ठीक है, अब हम थोड़ा सा रिव्यू लेंगे म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में। ठीक है, अभी हमने पढ़ा पंचायती राज सिस्टम, एंड हम थोड़ा सा रिव्यू लेंगे म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में। राइट, अब जैसे रूरल एरियाज के लिए क्या होता है, ग्राम पंचायत, ऐसे ही सिमिलर अर्बन एरियाज के लिए क्या होता है, म्यूनिसिपैलिटीज होती है। ठीक है, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, दे आर कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। म्यूनिसिपैलिटीज़ और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो कंट्रोल होते हैं वो दे आर कंट्रोल्ड बाय द इलेक्टेड बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, और म्यूनिसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में एक ऑफिसर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेयर। ठीक है, दिस न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन अ डेमोक्रेसी। ये वाला जो दिस इज द न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट एंड इट इज़ द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन अ डेमोक्रेसी, जो हम वर्ल्ड में कहीं भी कंडक्ट करवा सकते हैं, कंडक्टेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है लोकल गवर्नमेंट का, ये हमें हेल्प करता है डीपन डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। इट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड वुमेन रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस इन द डेमोक्रेसी, इन आवर डेमोक्रेसी। राइट, तो दिस इज अ रिव्यू अबाउट द पंचायती राज सिस्टम एंड म्यूनिसिपैलिटीज।
सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर फेडरलिज्म। ठीक है, आपने इसमें पढ़ा कि फेडरलिज्म जो है वो कहाँ से टर्म कॉइन हुआ है, फोर्डर्स वर्ड से। फिर आपने इसके लेवल्स पढ़े, डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी लेवल एंड फेडरल सिस्टम, ये आपने इसमें डिफरेंस पढ़ा। ठीक है, कैसे कैसे आगे डिवाइड्स पावर्स को डिवीजन किया जाता है, ये आपने इसमें स्टडी किया। फेडरलिज्म इंडिया के अंदर कैसे प्रैक्टिस किया जाता है ये पढ़ा। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया रीड किया। ठीक है, और हमने किसका रिव्यू लिया, पंचायती राज सिस्टम एंड म्यूनसिपैलिटीज़ का। तो आप इस चैप्टर को अपने घर पे थॉरली रिवाइज कीजिए, रीड कीजिए, इसकी बुक एक्सरसाइज अटेम्प्ट कीजिए, एंड इफ यू विल फेस एनी डिफिकल्टी काइंडली टेल अस, वी विल मीट यू शॉर्टली। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।